सिक्स पैथ्स ऑफ पेन। नारुतो यूनिवर्स में एक यूनिक टेक्निक जिसे रिनेगन आंखों का यूज करके किया जाता है। ये एक आउटर पैथ्स टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके 6 अलग अलग बॉडीज को कंट्रोल किया जा सकता है। इस टेक्निक को सबसे पहले नागतो उजुमाकी ने यूज किया था, जो अकात्सुकी का लीडर था। हर बॉडी में चक्रा रिसीवर, एक ब्लैक रॉड डाला जाता है और इसी रिसीवर की मदद से नागतो उन 6 बॉडीज को कंट्रोल कर पाता है। इन रिसीवर्स की मदद से नागतो दूर बैठकर भी इन बॉडीज को ऐसे कंट्रोल करता था जैसे वो उसका खुद का शरीर हो। तो आज हम बात करेंगे इन 6 बॉडीज के बारे में। हर एक बॉडी का अपना स्पेशल पावर, अपना रोल और एक डार्क कहानी तैयार होना। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 पैथ्स ऑफ पेन एक ऐसी टेक्निक जिसे नागतो ने रिनेगन से कंट्रोल किया। 6 डेड बॉडीज, एक ही सोच, एक ही नजर, शेयर्ड विजन की वजह से ये बनते हैं एक घातक कॉम्बिनेशन अटैक। लेकिन सावधान, अगर चक्रा ट्रांसफर रुक जाए तो सारी बॉडीज बन जाती हैं पूरी तरह से बेकार। नागतो ने इस टेक्निक को अपनाया अपनी कमजोर हालत में और पेन के नाम से छुपकर लड़ाई की, याहिको के डेड बॉडी को सेंट्रल पाथ बनाकर। हर पाथ का एक अलग पावर है और सब मिलकर बनाते हैं गॉड ऑफ पेन। पहला है दिवापाथ का उपयोग करने वाला व्यक्ति चीजों और लोगों पर ग्रेविटेशनल फोर्स को कंट्रोल कर सकता है। हालांकि इसकी एक कमजोरी भी है, इसका इस्तेमाल करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे रिचार्ज होना पड़ता है। इस पैथ के जरिए एक बेहद शक्तिशाली तकनीक चिबाकू टेंसे का प्रयोग किया जा सकता है। इस तकनीक में उपयोगकर्ता चारों तरफ की वस्तुओं से एक जायंट बॉडी बना सकता है जो दुश्मनों को जकड़ लेता है। इस पैथ को याहिको की लाश के जरिए ऑपरेट किया जाता है क्योंकि वो नागतो का बेस्ट फ्रेंड था। दिवापाथ को ही पेन का असली चेहरा माना जाता है। यही पैथ अधिकतर समय अकात्सुकी के मामलों को संभालता है। अगला आ जाता है असुरपथ। असुरपथ का उपयोग करने वाला व्यक्ति शरीर को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है ताकि वह हथियार बना सके। इन हथियारों में शामिल है 4 हाथ, 2 चेहरे और एक लचीला सेरेटेड ब्लेड जो कमर के चारों ओर लपेटा जा सकता है। छाती और धड़ को भी अन्य आर्मर से लैस किया जाता है। इन हाथों को फिर अलग किया जा सकता है और प्रोजेक्टाइल वेपन के रूप में फायर किया जा सकता है और इनसे विभिन्न प्रकार के ब्लेड्स और ड्रिल्स बाहर निकल सकते हैं। इस पथ से एक शक्तिशाली चक्रा ब्लास्ट भी रिलीज किया जा सकता है। इस पथ में इस्तेमाल किया जाने वाला डेड बॉडी एक निंजा पपेट मास्टर का है जिसे नागतो के गुरु जिराया ने दुनिया भर की यात्रा के दौरान मुलाकात की थी। नेक्स्ट है ह्यूमन पथ। ह्यूमन पथ किसी भी तरह की फिजिकल मैनिपुलेशन पर डिपेंड नहीं करता। इस पथ में यूजर किसी इंसान के सीने पर हाथ रखकर उसकी सोल को उसके शरीर से बाहर खींच सकता है। इस टेक्निक से यूजर टारगेट का माइंड पढ़ सकता है और जरूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है और आखिर में उसे खत्म भी कर देता है। नागतो ने इस पथ के लिए तकिगाकुरे के एक शिनोबी की डेड बॉडी को यूज किया था। ये बॉडी फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी और कॉम्बैट में काम नहीं आती, इसीलिए नागतो ने इसे एनिमल पथ को प्रोटेक्ट करने के लिए सैक्रिफाइस कर दिया नारुतो के खिलाफ फाइनल बैटल में। नेक्स्ट आ जाता है एनिमल पथ। एनिमल पथ यूजर को यह ताकत देता है कि वो बिना किसी ब्लड सैक्रिफाइस या हैंड सील के कई सारे जीवों को समन कर सके। ये सभी जीव शायद पहले से ही डेड होते हैं और सिर्फ लड़ाई के लिए दोबारा समन किए जाते हैं। बैटल के दौरान एनिमल पथ दुश्मनों पर इतने ज्यादा जीव एक साथ छोड़ता है कि वो पूरी तरह से ओवरवेल्म हो जाते हैं। एनिमल पथ को पहले फूमा क्लैन के एक शिनोबी की डेड बॉडी में यूज किया गया और बाद में अजिसाई में। लड़ाई में नागतो अक्सर इन्हीं समन्ड क्रीचर्स को आगे भेजता है ताकि दुश्मन कंफ्यूज हो जाएं। यहां तक कि 4th शिनोबी वर्ल्ड वॉर में उसने इन्हें ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल किया था। अगला आ जाता है प्रेतापथ। प्रेतापथ एक स्पंज की तरह काम करता है जो फिजिकल कांटेक्ट के जरिए किसी भी रूप में चक्रा एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है। चक्रा एनर्जी चाहे प्योर हो या चक्रा बेस्ड, प्रेतापथ एक बैरियर बनाकर उसे पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लेता है। लेकिन इस पथ की एक बड़ी कमजोरी भी है। अगर ये बहुत ज्यादा सेंजुत्सु एनर्जी अब्सॉर्ब कर ले तो यूजर सीधा पत्थर में बदल जाता है। प्रेतापथ को ज्यादातर डिफेंसिव टैक्टिक्स में यूज किया जाता है। नागतो ने इस पथ का इस्तेमाल 4th शिनोबी वर्ल्ड वॉर में किया था, जब उसने किलर बी की चक्रा एनर्जी को उसके वर्जन 2 फॉर्म में अब्सॉर्ब किया था। और फिर क्या हुआ? नागतो का पैर फिर से हील हो गया और उसके बालों का रंग भी वापस लाल हो गया। नेक्स्ट है नाराकापथ। नाराकापथ के पास 2 अमेजिंग एबिलिटीज होती हैं।
इंटरोगेशन और रेपरेशन। और ये दोनों पावर्स मिलती हैं किंग ऑफ हेल से, यानी लाइफ और डेथ के गॉड से। 6 paths ऑफ पेन के जरिए यूजर किंग ऑफ हेल को कंट्रोल कर सकता है। इस पथ को एक प्रीस्ट की डेड बॉडी में रखा गया था। अब इंटरोगेशन कैसे होता है? नाराका पथ अपने टारगेट को पकड़ता है और उसे पूरी तरह से पैरालाइज कर देता है। फिर किंग ऑफ हेल सामने आता है, सवाल पूछता है और अपने मुंह से निकली हुई टेंड्रिल लाइक आर्म से उस टारगेट की लाइफ फोर्स को बाहर खींच लेता है। अगर टारगेट झूठ बोलता है तो किंग ऑफ हेल उसकी जुबान खा जाता है और उसे मार देता है। लेकिन अगर वो सच बोलता है तो उसकी जान बख्श दी जाती है। डैमेज को रिपेयर करने के लिए किंग ऑफ हेल अपनी टेंड्रिल लाइक आर्म से बॉडी को पूरी तरह कंज्यूम कर लेता है। कुछ समय बाद वही बॉडी पूरी तरह से रिपेयर होकर किंग ऑफ हेल के मुंह से दोबारा बाहर आ जाती है। इस पावर का इस्तेमाल तब किया गया था जब छोजी और छोजा आकिमिची ने असुरा पथ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर किंग ऑफ हेल ने उसे रिपेयर कर दिया। अब बात करेंगे ओबितो उचिहा के पैथ्स के बारे में। ओबितो ने अपने खुद के 6 paths ऑफ पेन बनाए थे, जिनमें रीइंकार्नेटेड जिंचुरिकी शामिल थे। इन पैथ्स के रिसीवर्स ऐसे क्रीचर्स जैसे दिखते हैं जिनके पास पूंछ होती है। ओबितो इन ऑयली बीस्ट्स को डिमोनिक स्टैच्यू ऑफ द आउटर पाथ की मदद से उनके शरीर में सील करके पूरी तरह कंट्रोल करता है। क्योंकि ये बीस्ट्स को एक साथ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था, इसलिए ओबितो ने 6 paths टेक्निक का सीधा इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने उन पावर्स का यूज किया जो इन जिंचुरिकी के पास उनकी जिंदगी में थी, जैसे कि रोशी का लावा रिलीज। ओबितो और नागातो में एक बड़ा फर्क ये भी है, ओबितो अपने पैथ्स के जरिए देख नहीं सकता, इसके लिए वो अपना शेरिंगन यूज करता है। तो गाइस, आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर चैनल पर न्यू हो तो एक सब्सक्राइब ठोक देना दोस्त, वरना कुरामा सपने में आकर बोलेगा तेरे अंदर चाका तो है लेकिन अकल नहीं। See you in the next video. Till then, Rasengan of love and Chidori of support. Bye bye.